हेलो डियर फ्रेंड्स, अब हम चले जाते हैं पार्ट नंबर 5 पर। पार्ट नंबर 5 के अंदर हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 21। रूल नंबर 21 टोटल डील करता है अपील्स के बारे में। ठीक है, अब हमारे पास चले जाते हैं हम रूल नंबर 21 के सब रूल 1 पर। यह बात करता है एन अपील अंडर सेक्शन 14 shall be preferred within 30 days of the passing of the decree or decision excluding the time required for obtaining copies thereof। ठीक, सब रूल 1 कहता है कि जो आपने अपील फाइल करनी है ना, वो विद इन 30 डेज, मतलब विद इन 30 डेज मतलब 30 दिन के अंदर फाइल करनी है। इसके अंदर से आपका टाइम एक्सक्लूड होगा। कौन सा? जिस टाइम के दौरान आपने सर्टिफाइड ट्रू कॉपी लेनी है। सर्टिफाइड ट्रू कॉपी लेने में जो वक्त आपको लगेगा ना, वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि डेलिबरेटली आप सर्टिफाइड ट्रू कॉपी लेट मिले और बाद में कहें कि सर्टिफाइड ट्रू कॉपी हमें नहीं मिली, ऐसा नहीं होगा। रूल नंबर 21 का सब रूल 2 बात करता है हमारे पास, इसका प्रोविजंस देख लें आप। सब रूल 1 का ये प्रोविजंस ये बात करता है कि प्रोवाइडेड दैट अपीलेट कोर्ट में फॉर सफिशिएंट कार्ड्स एक्सटेंड द सेड पीरियड, के जो अपीलेट कोर्ट है ना, वो इस टाइम को हमारे पास क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकती है। यहाँ तक बात क्लियर है? मतलब वक्त को, टाइम को बढ़ा भी सकती है कोर्ट, अगर सफिशिएंट काज बताए जाएं तो। सब हमारे पास सब रूल 2 बात करता है द अपील शैल बी इन राइटिंग शैल सेट out the grounds on which the appellant seeks to challenge the decree or decision, shall contain the names, description and addresses of the parties and shall bear the signature of the appellant and his counsel। जो भी ग्राउंड्स हैं, जिस ग्राउंड्स के बुनियाद पर इन्हें अपील्स जो है इन्होंने चैलेंज की है, ठीक है, वो ग्राउंड्स इन्होंने जो है स्पेसिफिकली बताने हैं। ठीक है, और जो इनके जो भी तरीक़ेकार है अपील का, जो अपील जो है वो पर्टिकुलर फॉर्म में होगी और इसकी सिग्नेचर होंगे दोनों के, और काउंसिल के भी सिग्नेचर होंगे। हमारे पास सब रूल 3 क्या बात करता है? सब रूल 3 बात करता है अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डिक्री एंड डिसीजन ऑफ द कोर्ट वेयर अ डिक्री इज पास्ड। एक सर्टिफाइड कॉपी दी जाएगी कि जिस कोर्ट ने, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये डीजे कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसके अंदर आपने अपील की है। कौन सी कोर्ट की? ये कोर्ट है हमारे पास 1 2 3 कोड। ये हमारे पास फैमिली जज है, फैमिली जज नंबर 1। इसकी जो हमारे पास इन्होंने जो जजमेंट दी है, इसकी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी इस अपील के साथ पेश करनी है और इसको आपने चैलेंज करना है। जहाँ तक बात क्लियर है, सिंपल है। एंड अ कॉपी ऑफ डिसीजन वेयर ओनली एन ऑर्डर इज पास्ड शैल बी अटैच्ड विथ द अपील। अगर कोई आर्डर है तो भी वो आर्डर भी आपने अटैच करना है। ठीक है, मतलब सर्टिफाइड ट्रू कॉपी आपने पेश करनी है, उसके साथ लगानी है अपील के साथ। यहाँ तक बात क्लियर है? ये रूल 21 का सब रूल 3 कहता था। सब 21 का सब रूल 4 क्या कहता है? सब रूल 4 कहता है एनी ऑर्डर पास्ड बाय द अपीलेट कोर्ट शैल एज सून एज मे बी कम्युनिकेटेड टू ट्रायल कोर्ट which shall modify or amend the decree or decision accordingly and shall also make necessary entries to that effect in the appropriate column of the register of the decree। ठीक है, रजिस्टर ऑफ डिक्री का कौन सा कॉलम था हमारे पास? जो भी कॉलम थे, फॉर एग्जांपल अगर अपीलेट कोर्ट अगर कोई उस अपील पर ऑर्डर पास करती है, ठीक है, तो फिर जो ऑर्डर पास होगा ना, वो इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल उस ट्रायल कोर्ट को क्या कर दिया जाएगा, कम्युनिकेट किया जाएगा। मतलब उसको बता दिया जाएगा थ्रू नोटिस या किसी भी तरह उसको बता दिया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, जो पास ऑर्डर हुआ है उसके तहत अगर जो जजमेंट है, जो डिसीजन है, जो ऑर्डर है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई मॉडिफाई उसको करना है, इसी को किसी किस्म की उसमें तरमीम लेकर आनी है, कुछ भी करना है, तो फिर वो जो है जिस तरह भी हमारे पास कोर्ट कहेगी अमेंड करने का या कुछ भी, वो हमारे पास अमेंड कर दिया जाएगा, उसको एज इट समझा जाएगा। ठीक है, और उसकी एंट्रीज भी की जाएगी। पहले एंट्रीज जो की थी कि फॉर एग्जांपल ए ने सूट फाइल किया था बी पर, ठीक है, और कोर्ट ने, इस ट्रायल कोर्ट ने जो है फैमिली सूट के अंदर डिक्री नहीं किया, इतना मैटर जो इन्होंने मांगा था इतना नहीं दिया, इनको इंटरमेंटेस नहीं दी कुछ भी। बाद में अपीलेट कोर्ट ने जो है इसका फैसला जो है अमेंड कर दिया। ठीक है, इसके फैसले को रिवाइड कर दिया। बाद में इन्होंने, हमारे पास अपीलेट कोर्ट ने कहा कि इसको जो इंटरमेंटेस दी जाए या कुछ भी,
तो फिर बाद में वो जो है फैसला जो है वो इसका फैसला जो पहले रजिस्टर के अंदर जो लिखा गया था उस रजिस्टर के अंदर इसकी दोबारा एंट्री होगी, वहाँ पर दोबारा लिखा जाएगा कि ये जो फैसला है, ये जो डिक्री है, ये हमारे पास डिसमिस हो गई थी या फिर कुछ भी हुआ था, अपीलेट कोर्ट ने इसको रिमाइंड कर दिया था, अपीलेट कोर्ट ने इसको अमेंड कर दिया था, यहाँ तो मॉडिफाई कर दिया। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चले जाते हैं रूल नंबर 23 हमारे पास है। रूल नंबर 23 से 24 तक जो है वो बात करता है रिकॉर्ड एंड देयर इंस्पेक्शन, रिकॉर्ड एंड देयर इंस्पेक्शन की बात करता है। कौन से हमारे पास रूल नंबर 23 से लेकर रूल नंबर 24 तक। आइए रूल नंबर 23 देख लेते हैं। रूल नंबर 23 क्या बात करता है? द कोर्ट शल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी टू अ डिस्प्यूट अलो इंस्पेक्शन ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द कोर्ट रिलेटिंग टू द डिस्प्यूट ऑन पेमेंट ऑफ फी ऑफ 50 पैसा। कि अगर कोई पार्टी अगर चाहे, फॉर एग्जांपल ए ने बी पर केस फाइल किया था, अब कोई भी इन पार्टी में से चाहे अगर कोर्ट का रिकॉर्ड देखना चाहे तो फिर इसको राइट है कि कोर्ट की जो फीस है हमारे पास रूल 23 सब रूल 1 कहता है कि जो फीस है, कितनी फीस है? 50 पैसा, सिर्फ 50 पैसा, 1 रुपया भी नहीं, सिर्फ 50 पैसे। मतलब जो टिकट्स वगैरह लगती है कोर्ट फीस की 50 पैसे की, वो आप टिकट्स दे दें और अपना फाइल चेक कर सकते हैं। मतलब वही पार्टी जो पार्टी इसमें मौजूद है, ठीक है, उसके अलावा नहीं। सब रूल 2 बात करता है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी टू अ सूट सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द डिक्री और डिसीजन और एनी अदर प्रोसीडिंग्स आर एंट्री इन एनी रजिस्टर मेंटेन अंडर दीज रूल्स ऑफ एनी पोर्शन देयर ऑफ शैल बी सप्लाइड एंड पेमेंट ऑफ फी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 25 पैसा फॉर 200 वर्ड्स आर पार्ट देयर ऑफ। कि सर्टिफाइड 2 कापीज जो लेते हैं ना, वो सर्टिफाइड 2 कापीज रूल फैमिली कोर्ट्स हमारे पास है, फैमिली मैटर्स के अंदर जो सर्टिफाइड 2 कापीज हमारे जो मुंशी निकलवाते हैं ना, वो सर्टिफाइड 2 कापीज रूल 23 हमारे पास है कि सब रूल 2 के तहत दी जाती है। और उसकी फीस क्या है? 25 जो है हमारे पास फीस है पर कितने वर्ड्स? पर हमारे पास 200 वर्ड्स, मतलब 200 अगर वर्ड्स की कोई आर्डर हो, कोई डिक्री हो तो उसकी फीस है 25 पैसा, मतलब 1 रुपया भी पूरा नहीं है। ये बात आपने याद रखें, अपने जहन में बैठा दें, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हम चले जाते हैं हम रूल नंबर 24 पर। रूल नंबर 24 का सब रूल 1 देखते हैं कि क्या बात करता है। देयर शैल बी कीप्ड इन द ऑफिस of every court a seal of the court which shall be circular in shape। कि हर कोर्ट का अपना एक सील होगा और वो सील क्या होगा? सर्कुलर होगा, ठीक है, सर्कुलर इन शेप होगा। सर्कुलर इन शेप मतलब कोर्ट का जो ठप्पा होगा वो गोल होगा। क्या होगा? गोल होगा। कभी किसी कोर्ट का आपने ठप्पा देखा है जिस जो कि हमारे पास ट्रायंगल हो, तिकोना हो या फिर चौरस में हो? नहीं देखा आपने कभी। ये बात आप अपने जो है एक बात है, ये एक पॉइंट है, चीज़ हो सकता है किसी के जहन में ना हो, मगर एक आप ध्यान में रखें, जब भी आप सर्टिफाइड 2 कापी लें या कुछ भी लें, कोर्ट का आप स्टैम्प देखेंगे, कोर्ट का जो ठप्पा सील देखेंगे वो हमेशा गोल होंगे, ठीक है। और उसके अंदर क्या लिखा होगा? उस डिस्ट्रिक्ट का नाम और उस फैमिली कोर्ट का नाम, कौन सी फैमिली कोर्ट है, ठीक है। यहाँ तक बात। एंड शैल हैव देयर ऑन द इंस्क्रिप्शन फैमिली कोड एंड द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोड। इंस्क्रिप्शन वर्ड है इंस्क्रिप्शन मतलब उखड़े हुए वर्ड्स, मतलब ये गोल ठप्पा है ना, उनके ऊपर वर्ड्स उखड़े होंगे, ठीक है। अगर ठप्पा लगाएंगे तो वो मतलब शाई है, इंक है, इंक में दबाकर यूं लगाया, मतलब वो उखड़े हुए उनके वर्ड्स थे, तभी तो उसका जो है छापा लग जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है। सब रूल 2 बात करता है, 24 का सब रूल 2 बात करता है कि द सील ऑफ द कोर्ट शैल बी यूज्ड ऑन ऑल समन्स, ऑर्डर्स, डिक्री, कॉपीज एंड अदर डॉक्यूमेंट्स इशूड अंडर द एक्ट और दीज रूल्स। इस रूल के तहत अगर कोई डॉक्यूमेंट्स इशू किया जाए या फिर कोई एक्ट जो हमारे पास फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 है, उसके तहत अगर किसी भी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट इशू हो, कोई भी जजमेंट्स बने, डिक्री बने, आर्डर बने, समन हो, कुछ भी हो, उनके ऊपर वही जो है सील लगेंगे, ठीक है, वही सील
उनके ऊपर जो है यूज होंगे। यहाँ तक बात क्लियर है, वही सील उनके ऊपर यूज होंगे। अब चले जाते हैं हम फॉर्म पर। हमारे पास कितने फॉर्म्स हैं टोटल? 3 फॉर्म्स हैं। कितने फॉर्म्स हैं? 3 फॉर्म है। फॉर्म नंबर 1, थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं मैं आपको कि फॉर्म 1 बात करता है कि फॉर्म ऑफ डिक्री, कि डिक्री किस तरह की होगी। ठीक है, डिक्री के अंदर क्या क्या होगा? डिक्री के अंदर कोर्ट का नाम लिखा होगा, केस का नाम लिखा होगा और पार्टीज के नाम लिखे होंगे और केस का फैक्ट्स क्या है और जो है क्या उसका आर्डर हुआ है वो सारा लिखा होगा और डेट लिखी होती है और उसकी हमारे पास जो जज हैं उसके जो है सिग्नेचर भी होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। फॉर्म 2 क्या बात करता है? फॉर्म 2 बात करता है कि हमारे पास सेक्शन आप 18 देखेंगे, उसके अंदर लिखा गया है कि जो भी पैसे वगैरह जमा होते हैं ना, आप देख ले एक बार रूल नंबर 18, रूल नंबर 18 देखेंगे, वेयर एवर एनी फाइन इज पेड, कि जो भी किसी किस्म की कोई फाइन वगैरह पेड होती है ना कोर्ट में, तो उसकी जो रिसिप्ट दी जाती है वो रिसिप्ट जो है वो इसी फॉर्म के तहत दी जाती है। क्या लिखा होगा? कोर्ट का नाम लिखा होगा, कौन जमा करा रहा है फाइन उसका नाम लिखा होगा, ठीक है, अमाउंट कितनी है, मनी फाइन कितनी दे रहा है, पर्टिकुलर्स दे रहा है कि किस मकसद के लिए दे रहा है और डेट ऑफ पेमेंट किस तारीख को वो दे रहा है और उसकी सील होगी कोर्ट की और उस जज के साइन होंगे। फॉर्म नंबर 3 पर, फॉर्म 3 क्या बात करता है? फॉर्म नंबर 3 बात करता है रजिस्टर ऑफ रिसिप्ट एंड डिस्पर्समेंट, कि आप जो भी पैसे वसूल कर रहे हैं, जो पैसे आपसे कोई लेकर जा रहा है उसकी रिसिप्ट क्या होगी, उसकी रिसिप्ट किस तरह होगी, मतलब फैमिली कोर्ट्स का नाम लिखा होगा ऊपर, उसके अंदर सीरियल नंबर लिखा होगा, ठीक है, उसके बाद जो है नाम लिखे होंगे पार्टीज़ के, ठीक है, और अमाउंट लिखी होगी कितनी है अमाउंट, पर्टिकुलर्स लिखे होंगे, डेट रिसिप्ट लिखी जाएगी, ठीक है, नंबर ऑफ रिसिप्ट इन फॉर्म 2 में जो हैं वो भी लिखे जाएंगे, सिग्नेचर होंगे जज के, फैमिली कोर्ट्स के जो भी हैं, ठीक है, डेट ऑफ डिस्बर्समेंट कितने पैसे निकालने, कब निकालने और लास्ट में उसके रिमार्क्स होंगे। तो यही था हमारा जो है बेयर रीडिंग। द वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स रूल्स 1965 के ये रूल्स थे जो आज हमने मुकम्मल कर दिए। अगर यहाँ तक किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।